अंडर रूट के अंदर बचा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो कि 1 हो गया। तो शॉक आर की वैल्यू mg के बराबर आ गई। मतलब ये तो बहुत ही अच्छा है। इसका मतलब अगर इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ डब्बा नहीं चलता तो इंक्लाइंड प्लेन इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स लगाता है, मतलब फ्रिक्शन और नॉर्मल का जो रिजल्टेंट लगाता है वो mg के बराबर होता है। तो यार लो इसमें तो कुछ ही नहीं करना, यानी अगर ये एग्जाम में पूछ लिया गया कि रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स लगाओ और ये चुपचाप से एग्जामिनर ने लिख दिया कि ब्लॉक नहीं चल रहा है तो फ्री का सवाल है ना। और जिसको पता है कि यार mg के बराबर होता है वो तो mg टिका के चला आएगा, और जिसको नहीं पता वो बेचारा लगा पड़ा है इसके अंदर फ्रिक्शन निकालने में, नॉर्मल निकालने में, ये करने में। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और एक लाइन का हमारे पास रिजल्ट है अगर हमें पता है तो अगर डब्बा नहीं चला तो आर किसके बराबर हो गया, mg के बराबर। तभी तो मैं बोल रहा था कि ये इंक्लाइंड प्लेन को मैं यूं करके उठाते चले जा रहा हूं, चल रहा है क्या, नहीं चल रहा, तो इसका मतलब आर mg के बराबर है, अभी भी आर mg के बराबर है, अभी भी आर mg के बराबर है। यानी जब तक डब्बा नहीं चलता आप इंक्लाइंड प्लेन के एंगल को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, आर कांस्टेंट रहेगा। कितना मजेदार है, यानी आर की वैल्यू सिर्फ mg के बराबर रहेगी, वैरी नहीं करेगी जब तक डब्बा नहीं चलेगा। एक और शॉक। तो अगला रिजल्ट, ये तो हो गया रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय इंक्लाइंड प्लेन जब डब्बा ना चले। अब हम आते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन पर। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन अब इसे निकालते हैं, तो अगला शॉक यही मिलेगा आपको मजेदार। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालोगे तो यार tan अल्फा हो गया fs बाय n, fs की वैल्यू डाल दो आप उठा करके, और fs की वैल्यू हमारी mg sin थीटा के बराबर है, n mg cos थीटा के बराबर है, ये कट पिट लिया और बचा अपने पास tan थीटा। tan हटा अल्फा बराबर थीटा, और ये क्या आ गया, मतलब ये निकला कि r की वैल्यू mg के बराबर है और अल्फा की वैल्यू थीटा के बराबर है। यानी इसमें ये r mg के बिल्कुल इक्वल अपोजिट लगेगा। तो मैं एक नेक्स्ट पेज के डायग्राम पर ले चल रहा हूं। तो अगर इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ ब्लॉक नहीं चलता देन आर की वैल्यू mg के बराबर होगी, यानी रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स mg के बराबर हो गया और अल्फा थीटा के बराबर हो गया, और डायग्राम ऐसा हो गया। तो ये रहा इंक्लाइंड प्लेन और इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक को रख दिया, थीटा इज लेस देन रिपोज है। तो बच्चों समझ रहे हो ना मेरी बात। तो आर की वैल्यू mg के बराबर होगी, ये लग गया बेटा आर एग्जैक्टली mg के बराबर, और नॉर्मल से ये जितना एंगल पर हो गया वो एंगल और कुछ नहीं, वो एंगल थीटा यानी एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन के बराबर हो गया। इतने इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। यानी किसी ने अल्फा पूछा आपसे तो आपको क्या करना है, थीटा के बराबरी तो करके आना है, और आपसे आर पूछा गया तो क्या करना है, mg के बराबर, बट इससे पहले पता कर लेना है चल रहा है या नहीं चल रहा है ब्लॉक। तो ये तो थी पहली सिचुएशन। अब आते हैं दूसरी। तो इसमें थ्योरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, देख ही रहे हो ना कितनी अच्छी थ्योरी है। अभी तो मैंने पूरा खोला नहीं है कंसेप्ट, धीरे धीरे करके ओपन कर रहा हूँ कंसेप्ट को। फिर इसके बाद न्यूमेरिकल में जब चलेंगे ना तो तबाही मचेगी, ठीक है ना। तो मैंने न्यूमेरिकल का अगला लेक्चर रखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, मजे आ जाएंगे आपको। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल अब हम देखने जा रहे हैं, एग्जांपल नहीं नेक्स्ट केस हम देखने जा रहे हैं। एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इक्वल्स टू रिपोज है, और हम देखना चाहते हैं इसमें आर और अल्फा का वैल्यू कितना पहुंचेगा। तो बेटा अगर एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन रिपोज के बराबर हो गया तो थीटा का वैल्यू रिपोज के बराबर हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में आ जाओ तो tan थीटा नॉट की वैल्यू म्यू एस के बराबर होगी, मतलब mg sin थीटा नॉट fs मैक्स के बराबर होगा। और इस सिचुएशन में वेल्डिंग टूटने वाली होगी। तो अब ये बार बार हमने बहुत बार रामायण लिख ली है और मेरे ख्याल से अब आपको ये रट चुका होगा कि किस सिचुएशन में क्या होगा। तो ये रहा एम मास का ब्लॉक। अब बच्चों लगने वाला फ्रिक्शन fs मैक्स है और इधर लगने वाला रिएक्शन नॉर्मल है, और हम इन दोनों के रिजल्टेंट की तलाश में हैं। तो ये आ गया इन दोनों का रिजल्टेंट, और इसको निकालने के लिए पहले मैं यहाँ पर इनके वैल्यूज डाल रहा हूँ। अब देखना जरा वैल्यू में क्या लिखता हूँ। बोलो fs मैक्स का फॉर्मूला। अब आप में से कई बच्चे बोलोगे म्यू एस mg cos थीटा, मैं बोलूंगा हाँ यार ठीक है म्यू एस n है, पर वो म्यू एस n खुद mg sin थीटा की भी तो बराबर है। अब देखना जरा मैं क्या करने वाला हूँ। n की वैल्यू मेरी mg cos थीटा, तो मैं यहां बड़ा स्मार्ट खेलूंगा। अब वो कैसे खेला जाएगा वो सुनो। मेरे को r निकालना है, r हो गया अंडर रूट n स्क्वायर प्लस fs मैक्स स्क्वायर। अब अगर मैं n का वैल्यू तो मजबूरी है mg cos थीटा ही डालूंगा, बट अगर मैंने फ्रिक्शन का fs मैक्स का वैल्यू म्यू एस mg cos थीटा डाल दिया तो रिजल्ट गंदा बन जाएगा। तो मैं इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू मैं पुट करूंगा mg sin थीटा की वैल्यू। तो ये स्मार्ट मूव है इसका। तो अंडर रूट ऑफ n की जगह मैंने डाला mg cos थीटा का होल स्क्वायर, और fs मैक्स की जगह मैंने डाला mg sin थीटा का होल स्क्वायर। इससे हमारा पैटर्न बड़ा अच्छा बन गया, mg बाहर आ गया और r की वैल्यू फिर से mg के बराबर हो गई। तो अब तो बात पल्ले बांध लो कि डब्बा अगर नहीं चला या चलने वाला है तब तक r mg के ही बराबर होता है। अब r mg के बराबर आ गया
तो tan अल्फा निकालोगे तो वो अपना फिर से वही एफ एस मैक्स बाई एन, पर मैं एफ एस मैक्स को म्यू एस एन नहीं डालने वाला, ठीक है ना। मैं इस एफ एस मैक्स को पुट करूंगा एम जी साइन थीटा के बराबर, जिससे कि ये मेरे पास tan थीटा के बराबर आ जाएगा और मेरी लाइफ आसान हो जाएगी, अल्फा बराबर थीटा हो जाएगा। या फिर हम इसको म्यू एस भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं पर हम लिख नहीं रहे। अब बताओ सारी कहानी समझ आ गई। तो अब आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन और रिपोज और फिर इस सिचुएशन में रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स के मैंने तकरीबन सारे कंसेप्ट खोल दिए। अब थर्ड स्टेज पर बढ़ते हैं और थर्ड स्टेज ये एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इज ग्रेटर देन रिपोज। अब ये तो आपको बच्चे से जान गए कि mg sin थीटा ग्रेटर देन fs मैक्स होगा, tan थीटा ग्रेटर देन μs होगा। मैं बार-बार नहीं लिख रहा, अब बोर हो गए हम लिखते-लिखते। तो अब जो इंक्लाइंड प्लेन है इसका वैल्यू ग्रेटर देन रिपोज है, तो बेटा ऐसा होने पर अब ब्लॉक चलेगा ही चलेगा। अब हम फोर्सेस को बैलेंस नहीं कर सकते क्योंकि ब्लॉक के पास क्या आ चुका है, एक्सेलरेशन। तो अब मजबूरी में पीछे हमें एफ के ही लगाना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला हमें म्यू के एन रखना पड़ेगा। एन यहाँ पर आ चुका है, एन की अपनी वही घिसी-पिटी वैल्यू कितनी, अपना एम जी कॉस थीटा। अब अगर हम रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स निकालें और एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालें तो देखें आर का क्या वैल्यू आता है हमारे पास। तो अगर मैं आर का वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वो हो गया अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ के स्क्वायर, क्योंकि एफ के एफ एस मैक्स से कम होता है इसलिए हम बोल सकते हैं आर का वैल्यू पिछले वाले वैल्यू से कम मिलेगा। यानी यहां पर रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, ड्रॉप डाउन हो जाएगी और डिक्रीज कर जाएगी। अब देखते हैं कितनी आएगी। तो आर का बच्चों वैल्यू आएगा, अब हम म्यू के एन डालेंगे, एन बाहर हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस म्यू के स्क्वायर बचेगा। तो अब स्लाइडिंग होने के बाद आर की वैल्यू एंगल बढ़ाने से कम होती चली जाती है। तो एज एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन आईपी इज इंक्रीज्ड फर्दर, n decreases. अब n decreases, this implies that r का वैल्यू decreases. तो एक बार वापस से देखो, तो ब्लॉक मेरे हाथ पे रखा हुआ है, रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स mg के बराबर है, अभी भी mg के बराबर है, अभी भी mg के बराबर है, अभी भी mg के बराबर है। अब इसकी वैल्यू बच गया, तो अब इसकी वैल्यू जो हो गई mg से कम हो गई और वो वैल्यू हो गई n अंडर रूट 1 प्लस म्यू के स्क्वायर। अब मैं अपने हाथ को उठाता जाऊं ना तो नॉर्मल और घटता चला जाएगा, म्यू के तो वही का वही रहेगा, तो रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। तो पहले तो r कांस्टेंट रहता है, mg के बराबर रहता है, और स्लाइडिंग होने के बाद फिर r का वैल्यू घटता चला जाता है जैसे जैसे हम एंगल को बढ़ाते चले जाते हैं। तो एज एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इंक्रीजेस, रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स फर्स्ट रिमेन्स कांस्टेंट एंड देन आफ्टर स्लाइडिंग इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ। तो मैं आगे आपको क्वेश्चन बना के दे दूंगा। ओके, तो ये तो हमने कर लिया, r तो निकाल लिया। अब सिमिलरली अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाला जाए तो अल्फा हो गया एफ के बाई एन, और tan अल्फा की जो वैल्यू मिलेगी वो एफ के की वैल्यू म्यू के एन डाल दो तो ये म्यू के बराबर हो गया। तो ये तो कांस्टेंट है अभी भी, और पहले ये चीज क्या हो रही थी, अल्फा के बारे में अगर आप देखोगे तो अल्फा का वैल्यू पहले थीटा के बराबर था। तो जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते चले जा रहे थे एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ता चला जा रहा था, इंक्लाइंड प्लेन के बराबर था। जैसे मान लो अभी 30 डिग्री है तो अल्फा का वैल्यू भी 30 होगा, अब 45 है तो अल्फा 45, तो बढ़ तो रहा है ना, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन बढ़ाने के साथ अल्फा तो बढ़ रहा है, पर जब स्लाइडिंग स्टार्ट हो गई उसके बाद अल्फा बढ़ना बंद हो गया और उस अल्फा की वैल्यू tan अल्फा की वैल्यू म्यू के बराबर हो गई। तो दोनों के नेचर एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए लिखना तो बनता है, नहीं तो फिर इसमें आप भूल जाओगे और आपको याद ही नहीं आएगा हुआ क्या था। तो वेरिएशन ऑफ आर यानी रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स। तो अब आर का वेरिएशन अगर हम देखें तो एज एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इंक्रीजेस, आर रिमेन्स कांस्टेंट and when sliding starts R starts decreasing. तो ये तो रहा पहला रिजल्ट। अब दूसरा रिजल्ट वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का वेरिएशन कैसा होता है इस पे हम काम करते हैं। तो as angle of inclined plane increases, angle of friction जो कि मैं लिख दूं ब्रैकेट में अल्फा बराबर थीटा also increases, also first increases and after sliding starts its value becomes constant
एंड tan अल्फा इक्वल्स टू म्यू के। तो बच्चों अब तो मेरे ख्याल से आपकी दिक्कत मैंने खत्म कर दी रिपोर्ट वाली। हाँ, कंसेप्ट वाइज तो खत्म हो गई कि आपको अब सारे कंसेप्ट पता चल गए कि किस तरीके से करके हमें प्रॉब्लम को मैनेज करना है। अब बड़े प्रॉब्लम आज के लेक्चर में नहीं तो सब फ्यूज उड़ जाएंगे आपके कि यार ये तो एकदम से हम लोगों ने मिक्सिंग कर दी। अभी आज के लिए आप अब इस थ्योरी को पढ़ो और पहले इसमें से नोट्स अपने तैयार करो, फिर आप बड़े प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में मेरे साथ शुरू करना। तो फिलहाल मैं एक दो प्रॉब्लम दिखा रहा हूं आपको। अब ये कह रहा है कि हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल हमारे पास थीटा का वैल्यू हमारे पास वही एज यूजुअल 30 डिग्री है और इस पर हमने एक ब्लॉक रख दिया 10 kg का। म्यू एस का वैल्यू 0.6 है, म्यू के का वैल्यू 0.5 है। हमें कैलकुलेट करना है आर और दूसरे नंबर पर हमें कैलकुलेट करना है अल्फा। तो हमें रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स निकालना है और एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि भाई सिचुएशन क्या है, डब्बा चल रहा है या नहीं चल रहा। उसके लिए हमें tan थीटा निकालना पड़ेगा। तो tan थीटा हो गया tan 30 डिग्री के बराबर और tan 30 डिग्री आप जानते हो 1/√3 हो गया, 1/√3 भी आप जानते हो 0.57 हो गया। ठीक है ना। अब चेक करो म्यू एस कितना 0.6 है, तो tan थीटा इज लेस देन म्यू एस। तो अब तो आपको खूब अच्छी तरह पता है, तो tan थीटा लेस देन म्यू एस मतलब ब्लॉक नहीं चलेगा। अब ब्लॉक नहीं चलेगा तो फिर हम क्यों मेहनत करें, बोर ही नहीं चल रहा। तो आर का वैल्यू mg के बराबर हो गया, तो आर की वैल्यू आ गई mg हो गया 100 न्यूटन। अल्फा का वैल्यू थीटा के बराबर हो गया यानी 30 डिग्री के बराबर हो गया। लग गया तो फ्रिक्शन भी निकाल लो, फ्रिक्शन स्टैटिक हो गया mg sin थीटा के बराबर हो गया। तो अब हमने इसके अंदर हर कुछ पैक कर दिया। mg हो गया 100, sin थीटा की वैल्यू होगी 1/2 यानी फ्रिक्शन का वैल्यू 50 न्यूटन। तो बच्चों अब तो आ ही गया होगा कि किस तरीके से हमें आर, अल्फा और एफएस में काम करना होता है। मैं नेक्स्ट लेक्चर रखूंगा इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का। ठीक है ना। थैंक यू सो मच।